हेलो दोस्तों, आज हम लोग वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत कूटज, जो कि हमारा हिंदी का प्रथम निबंध है, उसके बारे में गहन अध्ययन करने जा रहे हैं। ये कूटज, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। हिंदी निबंध परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम जिनका आता है वो हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका जन्म सन 1907 में बलिया जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ एक प्रसिद्ध ग्राम है ओझा बलिया। ओझा बलिया का एक टोला का नाम, जो कि आरती दुबे का छपरा में हुआ था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी अध्ययनशील तथा संत स्वभाव के थे। इनके माता का नाम परम ज्योतिष देवी था। द्विवेदी जी का प्रारंभिक शिक्षा अपने जिले के रेपुरा अपर प्राइमरी स्कूल में हुआ था। सन 1920 में बसरिकापुर मिडिल स्कूल से इन्होंने प्रथम श्रेणी से मिडिल परीक्षा पास की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंटर परीक्षा में भी इन्हें सफलता मिली। इसके बाद बतलाया गया है कि 1930 ईस्वी में से हिंदी अध्ययन हेतु शांति निकेतन चले गए। यानी 1930 में हिंदी अध्ययन हेतु ये कहाँ चले गए? तो शांति निकेतन। अभी बीए भी उत्तीर्ण नहीं हुए थे कि नागपुर यूनिवर्सिटी के परीक्षक नियुक्त हो गए। यानी अभी ये बीए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में भी अभी उत्तीर्ण नहीं हुए थे कि इनको एक तरह से कहे तो नागपुर यूनिवर्सिटी का परीक्षक के तौर पर इनको नियुक्त कर लिया गया। शांति निकेतन में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को ये 20 वर्षों तक ससमान सुशोभित करते रहे। वहीं इन्हें भी रविंद्रनाथ ठाकुर, श्री क्षितिज मोहन सेन और पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी से साहित्य सेवा की प्रेरणा मिली। कुछ समय तक ये पंजाब विश्वविद्यालय में भी हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने ऑनरी डी लिएट की उपाधि प्राप्त किए और ये ऑल इंडिया रेडियो के उच्च अधिकारी के पद पर भी रहे। इनका देहावसान 19 मई 1979 ईस्वी को हो गया। द्विवेदी जी का साहित्य सेवा की देह निम्नलिखित रचनाएं हैं। निबंध इनके कुछ निम्नलिखित निबंध हैं, जिसका नाम अशोक के फूल, कल्पलता, कूटज, विचार और वितर्क, साहित्य के साथी तथा आलोक पर्व। इन्होंने कुछ साहित्य आलोचनाएं भी की है, जो कि इस प्रकार है। सुर साहित्य, हमारी साहित्यिक समस्याएं, साहित्य का मर्म और कबीर। भारतीय संस्कृति से भी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि प्राचीन भारत का कला विकास, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद और नाथ संप्रदाय और मध्यकालीन धर्म साधना। कुछ उपन्यास साहित्य भी है इनका। वाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्वा, अमान दास का पोथा। कुछ इन्होंने बहुत सारे संपादन कार्य भी किए हैं, जैसे कि कबीर, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, नाथ सीधो की बानियाँ और संदेश रासक आदि। अनुदित इनके कुछ कार्य भी हैं, जैसे प्रबंध ग्रंथ, प्रबंध चितामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह और प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर और मेरा बचपन।
यहाँ आपके इस पाठ्य से कुछ संबंधित शब्दार्थ हैं जो आपके पढ़ने हेतु बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे, जो कि यहाँ दिया गया है। कूटज निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखें। कूटज एक ललित निबंध है। इस निबंध के केंद्र में बताया गया है, कूटज नाम का एक वृक्ष है जो पुष्पों से भरा होता है। निबंध के प्रारंभ में द्विवेदी जी उस स्थल विशेष को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जहाँ कूटज उगता है, पनपता है और पुष्पित पल्लवित होता है, वह स्थान कोई और नहीं शिवालिक श्रृंखला है जो हिमालय की निचली पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। जहाँ कूटज उगता है वहाँ की भूमि का वर्णन करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि उस भूमि पर हरियाली नहीं है, दुभ तक सूख गई है, काली काली चट्टानों के बीच केवल थोड़ी थोड़ी रेत है। यही कूटज उगता है। इस विकट परिस्थिति में ये ठीकने से वृक्ष गर्मी की भयंकर मार खाकर भी, भूख प्यास की निरंतर चोट सहकर भी जीता जागता है। सिर्फ जीता ही नहीं है, हंस भी रहा है। कूटज की इस प्रकृति पर विचार करते हुए वे कहते हैं कि कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं और उनकी जड़ें काफ़ी गहरी पैदी रहती हैं, यानी पड़ी रहती है, ये भी प्रशांत की छाती फाड़कर ना जाने किस अवतल गह्वर से अपना भोज्य यानी अपना भोजन खींच लाते हैं। अर्थात कूटज ऊपर से ही बेहया प्रतीत होता है, उसकी जड़ें गहरी हैं और ये प्रशांत यानी पत्थर की छाती के बहुत नीचे से अपना भोजन खींच लेते हैं। यही कूटज का एक अद्भुत स्वरूप है। इसकी कठिनाई के बीच में भी ये मुस्कुराते रहते हैं, अलमस्त रहते हैं। हम इन्हें भला ही ना जानते हों, लेकिन ये अनादिकाल से हमें तो जानते हैं। कूटज की इस पहचान के बाद द्विवेदी जी इसके नाम और रूप की व्याख्या तथा तुलना करते हैं। बड़ा कौन है, रूप या नाम? द्विवेदी जी कहते हैं, नाम इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसे सामाजिक स्वीकृति मिलती होती है, और रूप व्यक्ति सत्य, नाम समाज्य सत्य है। कूटज की पहली विशेषता है अपराज्य जीवन शक्ति, और यह नाम रूप दोनों में है। यही कारण है कि संस्कृत साहित्य में यह नाम जम बैठा है। कालिदास मेघों की अर्चना के लिए कूटज पुष्प ही मिले थे उनको। कूटज निबंध के अंत में द्विवेदी जी ने 3 मान्यताएं प्रकट की हैं। ये मान्यताएं भारतीय चिंतन के मुक्त कर्ण हैं। प्रथम तो ये बतलाया गया है कि व्यक्ति ना किसी का उपकार करता है, ना ही अपकार करता है। दूसरा बात यही बतलाया गया है, मनुष्य केवल जी रहा है और जीना इतिहास विधाता की इच्छा और योजना के अनुसार। तीसरा बात ये बतलाया गया है कि मनुष्य के द्वारा किसी को सुख पहुंचाया जा सकता है और ना ही दुख। सुख वही है जिसका मन बस में है, और दुखी वही है जिसका मन बस में नहीं है। कूटज इन सारे छल छंदों से मुक्त है। यही कारण है कि उपरोक्त सारे तथ्यों को कूटज के माध्यम से व्यक्त करते हैं और उसे
प्रतीक के रूप में हमारे सामने उपस्थित करते हैं। उसकी दृष्टि में कूटज वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोगकर भी उससे मुक्त, यही अपने आप में भारतीय चिंतन की शुद्ध रूप है।